नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम आने वाले नेट के एग्जाम के लिए कुछ एमसीक्यूज करेंगे हिस्ट्री के, जिसमें मैं 15 क्वेश्चंस कराऊंगा और ये मेरा पांचवा सेट है। पिछली बार की तरह आज भी 5 प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री से होंगे, 5 मेडिवल हिस्ट्री से और 5 जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे। तो पहला प्रश्न है, इनमें से किस किस स्थान पर सूर्य मंदिर बनाया गया? आंसर हमको कोड में देना है। 3 नाम दिए गए हैं, मालवा, मूल स्थानपुर और बुलंदशहर। 10 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करके आप सोचिए कि आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए। किन किन स्थानों पे आपने इसके विषय में पढ़ा है कि कहाँ कहाँ आपने सूर्य मंदिर के बारे में जाना है, उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। यदि आपने सोच लिया है और आपका आंसर है 1, 2 और 3, तो आपका आंसर एकदम सही है। और इसमें मैं थोड़ा सा एक तथ्य और जोड़ देता हूँ, जो मूल स्थानपुर जो जगह है, यहाँ पे सूर्य मंदिर होने का उल्लेख हमको हुएनसांग करता है। तो हुएनसांग कहता है कि उसने यहाँ पे खुद मूल स्थानपुर पे एक सूर्य मंदिर देखा था। दूसरा प्रश्न शूद्रों की दशा के ऊपर है और हमको चुनना है कि इनमें से क्या सही है और क्या सही नहीं है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, कोड में आंसर देना है पिछली बार की तरह। पहला है, किसी भी स्मृतिकार ने खेती और व्यापार की शूद्रों को अनुमति नहीं दी। दूसरा है, हुएनसांग के अनुसार मणिपुर का राजा शूद्र था। तीसरा है, मत्स्य पुराण कहता है शूद्र यदि भक्ति करे और शराब ना पिए तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो हमें बताना है कि इसमें से सही क्या है। तो फिर से आप 10 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोच सकते हैं, तीनों स्टेटमेंट को एक बार पढ़ सकते हैं और सोचने की कोशिश कीजिए कि आपके अनुसार क्या सही होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कुल 60 सेकंड मिलते हैं किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए, जिसमें से आप 20 और 30 सेकंड लगा सकते हैं उस प्रश्न को पढ़ने में। अगले 10 सेकंड आप लगा सकते हैं थोड़ा सा सोचने विचारने में, और 10 सेकंड उसको थोड़ा सा एनालाइज करने में लगा सकते हैं। तो आपके हिसाब से क्या आंसर होगा, जरा सोचिए। यदि आपका आंसर 2 और 3 है तो एकदम सही है। पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है, किसी भी स्मृतिकार ने खेती और व्यापार की अनुमति नहीं दी। गलत इसलिए है क्योंकि याज्ञवल्क्य स्मृति में ये शूद्रों को अनुमति दी जाती है। इनफैक्ट अनुमति नहीं, उनको बोला जाता है कि वो व्यापार कर सकते हैं, वो कला का कार्य कर सकते हैं, वो खेती कर सकते हैं। तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। तीसरा प्रश्न है अजंता की गुफाओं के ऊपर। अजंता की गुफा के विषय में हमको सही का चयन करना है। गुफा संख्या 1 और गुफा संख्या 16 सबसे पुरानी है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, गुफा संख्या 1 में चित्रित पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र गुप्त काल में चित्रित किया गया था। तीसरा है, मरणासन राजकुमारी का चित्र गुफा संख्या 16 में चित्रित है। चौथा है, गुफा संख्या 9 में बुद्ध के जन्म, जीवन और महापरिनिर्वाण के दृश्य दिखते हैं। तो हमको बताना है क्या इसमें से सही है। सही बताना है, गलत नहीं। तो प्रश्न पढ़ना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। हमको बताना है सही क्या है। जैसे हमको पता है जो अजंता की गुफाएं हैं, वहां पे हमको कुल 29-30 गुफाएं मिलती हैं। और ये जो गुफाएं हैं ये बौद्ध काल के, या हम कहें तो बौद्ध धर्म के चित्रों से भरी हुई हैं। जैसे एलोरा की जो गुफाएं हैं, वहां पे हमको हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म तीनों के मूर्ति मिलती हैं, तीनों के स्कल्पचर्स मिलते हैं। लेकिन ये जो अजंता है, इसकी खासियत यही है कि यहाँ पे हमको सिर्फ बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई पेंटिंग्स मिलती हैं, म्यूरल पेंटिंग जिसको हम भित्ति चित्र बोलते हैं, वो मिलते हैं। तो जो पहला हमारा स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जो सबसे पुरानी गुफा है वो है 9 और 10। इनकी जो क्रोनोलॉजी बनाई गई है वो समय के आधार पर नहीं बनाई गई है, बल्कि जो सबसे पहली गुफा है उसको गुफा संख्या 1 बोल दिया गया है। लेकिन जो सबसे पहले उत्खनित जो हुई थी, जिसका उत्खनन सबसे पहले हुआ था, वो है गुफा संख्या 9 और 10। दूसरा प्रश्न है, गुफा संख्या 1 में चित्रित पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र गुप्त काल में चित्रित है। ये भी गलत है, क्योंकि ये चित्र हुआ है चित्रित पुलकेशिन द्वितीय के समय में। और यहाँ पे एक दृश्य भी है जिसके बारे में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ जब मैंने जनता गुफाएं पढ़ाई थी, कि किस तरह से इस दृश्य में एक एम्बेसडर आता है पुलकेशिन के सामने, और इसको माना गया है कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबार का दृश्य है। मरणासन राजकुमारी का चित्र गुफा संख्या 16 में चित्रित है, एकदम सही बात है। मरणासन राजकुमारी कौन है? वो है सुंदरी, नंदा की पत्नी। नंदा जिसका भगवान बुद्ध ने धर्मांतरण कराया था, जिसको दीक्षा दी थी बौद्ध धर्म में, वो है उनकी पत्नी है। और इसका एक दृश्य बना है बहुत अच्छा। तो ये हमको गुफा संख्या 16 में मिलता है। गुफा संख्या 9 में बुद्ध के जन्म, जीवन और महापरिनिर्वाण के दृश्य दिखते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि ये दृश्य हमको दिखते हैं गुफा संख्या 17 में। इसके अलावा हमको गुफा संख्या जो 1 है, वहां पे भी महापरिनिर्वाण का दृश्य दिखता है। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा स्कल्पचर, एक मूर्ति लेटी हुई हमको दिखती है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण उसको बोला गया है। और इसके अलावा हमको बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए दृश्य तो नहीं, लेकिन जातक कथाओं के दृश्य देखने को वहां पे मिलते हैं गुफा संख्या 1 में। चौथा प्रश्न है, तालगुंडा अभिलेख में किस कदम्ब वंश के शासक को परिवार का आभूषण कहा गया है? तो आपने कदम्ब वंश के बारे में पढ़ा होगा, इसका संस्थापक कौन था वो पढ़ा होगा, तालगुंडा अभिलेख पढ़ा होगा। उस तालगुंडा अभिलेख में काकुत्स वर्मन को कदम्ब वंश
का आभूषण कहा गया है, परिवार का आभूषण कहा गया है। अब ये जो तालगुंडा अभिलेख है, ये प्रश्न उठता है कि तालगुंडा अभिलेख किसका है, तो ये तालगुंडा अभिलेख है शांति वर्मा का। अब इसमें कदम्ब वंश का संस्थापक कौन है, इन 4 नामों में आप थोड़ा सा सोचिए। तो कदम्ब वंश का संस्थापक यदि आपको याद है मयूर शर्मन है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। मयूर शर्मन ने इस वंश की स्थापना की थी। तालगुंडा अभिलेख हमको इस वंश के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी देता है, जो कि शांति वर्मा का है। काकुत्स्थवर्मन को उसमें परिवार का आभूषण कहा गया है। 5वां प्रश्न है, चालुक्य काल में उद्रंग, उपनिधि और मनुज क्या थे? भूमि के प्रकार, कर के प्रकार, विभागों के नाम या फिर गुप्तचर के प्रकार। चालुक्य वंश अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें आपको अच्छे से पता होगा, ये कर के प्रकार है, टैक्सेस हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, और जिनके ऊपर मैं अलग से चर्चा करूंगा जब कभी हम लोग चालुक्य वंश पढ़ेंगे। तो ये मेरे प्राचीन भारत के 5 प्रश्न थे, अच्छे लगे होंगे आपको, उम्मीद करता हूं। अब हम बढ़ते हैं अपने मध्यकाल की तरफ। पहला प्रश्न है, तुगलक कालीन स्थापत्य कला के विषय में गलत का चयन करें। आंसर हमको कोड में देना है। पहला वाक्य है, इनमें सजावट की कमी है और बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग हुआ। ढालू दीवारें इसकी विशेषता है जो मिस्र के पिरामिड जैसी हैं। घोड़े की नाल नुमा मेहराब का प्रयोग आरंभ हुआ। अष्टभुजी मकबरों का उदय भी इसी काल में हुआ। हमें बताना है गलत क्या है। फिर से मैं इस चीज के ऊपर एम्फेसिस करता हूं कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि अगर आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया तो यहाँ पे आंसर आपका गलत हो जाएगा, जबकि आपको अच्छे से पता होगा इसके बारे में। चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जो अगर हमने इसमें पढ़ लिया कि यहाँ पे लिखा है स्थापत्य कला के विषय में हमको गलत बताना है। अगर हमने पढ़ लिया स्थापत्य कला के विषय में सही बताना है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो 1 और 2 हो जाएगा, जबकि इसका आंसर 1 और 2 नहीं है, क्योंकि हमें गलत बताना है। अब एक एक करके पहले हम समीक्षा कर लेते हैं स्टेटमेंट्स की। जो इनमें सजावट की कमी है, सही बात है। अलंकरण हमको खिलजी काल में दिखता है, तुगलक काल में हमको अलंकरण की कमी दिखती है। ढालू दीवारें जो इसकी विशेषता है, जिसको हम तुगलक बैटर बोलते हैं, वो भी सही है। घोड़े की नाल नुमा मेहराब का प्रयोग आरंभ हुआ, ये गलत बात है। यहाँ से घोड़े की नाल नुमा मेहराब का प्रयोग समाप्त हो जाता है, जो कि खिलजी काल तक चल रहा होता है। अष्टभुजी मकबरों का उदय भी इसी काल में हुआ, ये भी एकदम सही बात है, क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक का जो प्रधानमंत्री है मकबूल जहां, उसके मकबरे का जो ये है शेप है, दैट इज ऑक्टोगोनल, अष्टभुजी। तो अष्टभुजी मकबरों का उदय भी शुरू हुआ। तो गलत क्या है, केवल इसमें से 3 गलत है, बाकी के 4 जो हैं वो सही है। 7वां प्रश्न है, विजयनगर की यात्रा करने वाले इन विदेशी यात्रियों और उनके विवरण में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? निकोलो कोंती, दास प्रथा का प्रचलन, अब्दुल रज़ाक, सचिवालय, न्यूनिस, नवरात्रि, डोमिंगो पायस, सती प्रथा। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मैं समझा देता हूँ। बहुत सारे विदेशी यात्री आते हैं, विजयनगर की यात्रा करते हैं और अपने कुछ ना कुछ विवरण देते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि किस विदेशी यात्री ने क्या विवरण दिया है, यदि वो इसमें से कौन सा ऐसा मैच है जो सही से सुमिलित नहीं है। मतलब किसी विदेशी यात्री ने वो विवरण नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है उसके नाम के आगे, तो वो हमें पहचानना है। निकोलो कोंती ने दास प्रथा का प्रचलन बताया है, एकदम सही बात है। निकोलो कोंती आता है देवराय प्रथम के समय में। और कई बार आपसे इनको कालक्रम में लगाने के लिए पूछ लेंगे, जितने विदेशी यात्री आए, जैसे निकोलो कोंती है, अब्दुल रज़ाक है, न्यूनिस या डोमिंगो पायस है, कालक्रम में लगाने को पूछ लेंगे। या कई बार हो सकता है आपको ये प्रश्न इस तरह से बन जाए कि ये जो विदेशी यात्री हैं, ये किस विजयनगर साम्राज्य के शासक के समय में आए। तो मैं आपको दोनों चीजें साथ साथ बता चलता हूँ, और ये तीनों प्रश्न एक साथ हम हल कर लेंगे। सबसे पहले निकोलो कोंती आता है देवराय प्रथम के समय में, दास प्रथा के प्रचलन का वो विवरण देता है, एकदम सही बात है। दूसरे इसके बाद आता है अब्दुल रज़ाक, जो कि आता है देवराय द्वितीय के समय में, सचिवालय का वो वर्णन देता है, ये भी एकदम सही बात है। तीसरा जो है वो आता है डोमिंगो पायस, सती प्रथा के बारे में बताता है, कृष्णदेव राय के समय में आता है। डोमिंगो पायस और बारबोसा, ये दोनों के दोनों जो है वो कृष्णदेव राय के समय में आते हैं। और नूनिस ये आता है अच्युत राय के समय में, लेकिन ये नवरात्रि का विवरण नहीं देता। न्यूनिस भी सती प्रथा का विवरण देता है। अब ये नवरात्रि का विवरण जो है ये कौन देता है? देता है डोमिंगो पायस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा न्यूनिस, क्योंकि ये सही से मैच नहीं है। 8वां प्रश्न है, सूफी सिलसिले के विषय में सही का चयन करें। पहला है, चिश्ती सूफी सुल्तानों और दरबारों से दूरी बना के रखते थे। दूसरा वाक्य है, सुहारवादी सूफी सुल्तानों से निकटता बनाते थे और संरक्षण भी प्राप्त करते थे। अब ये थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है, ये कहीं से आपको इस तरह से फैक्ट लिखा हुआ नहीं दिखेगा। अगर आपने सल्तनत काल की हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा और इन सूफियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि निजामुद्दीन औलिया का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, एक वाक्य है, एक कथन है, कई बार एग्जाम से भी पूछा जा चुका है कि ये किस सूफी संत का कथन है। तो मैं आपको कथन बताता हूँ। निजामुद्दीन औलिया बोलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये कथन उन्होंने बोला है, सूफी संत ने। बोलते हैं कि यदि सुल्तान एक दरवाजे से मेरे घर में प्रवेश करेगा तो मैं दूसरे दरवाजे से घर से बाहर चला जाऊंगा।
तो ये दर्शाता है कि जो चिश्ती सूफी थे, अब आपको पता होना चाहिए निजामुद्दीन औलिया जो है ये चिश्ती संप्रदाय के सूफी हैं। इसी तरह से जो बख्तियार काकी है वो भी चिश्ती संप्रदाय के सूफी हैं। तो ये जितने भी थे ये सारे के सारे दरबारों से बहुत दूरी बना के रखते थे, सुल्तानों के ज्यादा निकट नहीं जाते थे, राजनीति में ज्यादा हिस्सा नहीं लेते थे। सुहारवादी सूफी वहीं पे अगर हम बात करें तो जैसे बहाउद्दीन जकरिया है, बहाउद्दीन जकरिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, मुल्तान के थे। तो बहाउद्दीन जकरिया ने इल्तुतमिश को मदद भी की थी मुल्तान के ऊपर कब्जा करने में, और वो नासिरुद्दीन कुबाचा के शासन से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, और ये बहुत निकटता बना के रखते हैं हमेशा सुहारवादी सूफी। और बहाउद्दीन जकरिया के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा अमीर थे, बहुत वेल्थ थी उनके पास, बहुत पैसा धन दौलत बहुत थी। तो उसका रीजन यही था कि वो जो राज दरबार है उससे निकटता रहती थी। चिश्ती सूफी उसी तरफ अगर हम देखें तो बहुत गरीबी में जीते थे, और बहुत मतलब केवल उनके पास इतना ही होता था कि अपना पेट भर सकें और अपना पोषण कर सकें। तो ये थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है, ये कहीं पे भी आपको फैक्ट ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए दोनों जो वाक्य हैं दोनों सही है। नवा प्रश्न है, हुमायूं के इन अभियानों को कालक्रम में लगाएं। जैसे मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में अकबर के बहुत सारे अभियान बताए थे, एग्जाम से भी पूछे जाते हैं। तो हुमायूं के अभियान है, बहुत ज्यादा अभियान तो उसने नहीं किए लेकिन कुछ हैं। चौसा का युद्ध, गुजरात की विजय, दोहरिया का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। तो इसको हमें कालक्रम में लगाना है। सबसे पहले तो आता है कलिंजर का युद्ध, जो इसमें नहीं दिया है हालांकि कोड में। तो कलिंजर का युद्ध जब ये करता है हुमायूं, उसके बाद 1531 की बात है, उसके बाद दोहरिया का युद्ध होता है सबसे पहले महमूद लोदी के विरुद्ध। महमूद लोदी के विरुद्ध 1531-32 में दोहरिया का युद्ध होता है। इसके बाद जब दोहरिया का युद्ध हो रहा होता है या हो गया होता है, उसी समय जो गुजरात का शासक है बहादुर शाह, ये बहादुर शाह अटैक करता है चित्तौड़ के ऊपर, जहां पे रानी कर्णावती है। तो रानी कर्णावती, ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने राखी भेजी हुमायूं को और मदद मांगी। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं हुई अभी तक और डिबेट है इसके ऊपर, लेकिन लोग मानते हैं, वहां की जो लोक श्रुतियां हैं वो ऐसा कहती हैं कि ऐसी कहानी है। तो हुमायूं शायद मदद के लिए पहुंचा या देर हो गई, और वहां पे बहादुर शाह जो बहादुर शाह है चित्तौड़ के ऊपर जो अटैक कर रहा है गुजरात का शासक, उसने बहादुर शाह ने चित्तौड़ के ऊपर अटैक कर लिया, और कर्णावती के साथ बहुत सारी रानियों ने वहां पे जौहर कर लिया चित्तौड़ में। और ये चित्तौड़ का दूसरा जौहर था। रानी पद्मावती के बाद रानी कर्णावती का नाम आता है, दूसरा जौहर है। तीसरा जौहर अकबर के काल में हम देखते हैं। तो इसलिए इसके बाद आती है गुजरात की विजय। गुजरात की विजय क्यों? क्योंकि बहादुर शाह अब जो है दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहता है, तो हुमायूं उसको रोकता है, गुजरात की विजय करता है 1536 में बहादुर शाह के विरुद्ध। इसके बाद जो गुजरात की विजय हो जाती है, उससे पहले एक बहुत अच्छा एक एपिसोड होता है चुनार में। चुनार का जो फोर्ट है उसके ऊपर अटैक करने जाता है हुमायूं, लेकिन जो शेरशाह सूरी है वो किसी तरह से टैक्टिकली उसको मना लेता है, हुमायूं को समर्पण भी नहीं करता खुद, और मना लेता है और हुमायूं उसको माफ कर देता है, जो उसके जीवन की सबसे ज्यादा बड़ी भूल सिद्ध होती है आगे चल के। जो शेरशाह सूरी है वो बंगाल पे कब्जा करता है, और इसके बाद होता है बंगाल में जो स्ट्रगल होती है वो सब है, लेकिन यहाँ पे हमको सीधे चौसा का युद्ध दिखता है। चौसा का युद्ध होता है 1539 में शेरशाह के विरुद्ध। इसके बाद बिलग्राम का युद्ध होता है, कन्नौज के पास एक जगह है 1540 में, जहां पे शेरशाह सूरी जो है वो हुमायूं को हरा देता है और हुमायूं को निर्वासित कर देता है। भारत से भाग के हुमायूं चला जाता है फारस के शाह के पास। तो इस तरह से इसका जो अभियान है उसका कालक्रम बनेगा 3-2-1-4। 10वां प्रश्न है, शेरशाह सूरी के काल में भूमि प्रशासन के विषय में सही का चयन करें। पहला है, भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग किया। एकदम सही बात है, गजे सिकंदरी चली आ रही थी, यानी कि जो लोधी डायनेस्टी में जो सिकंदर लोधी था उसने एक शुरू की थी प्रणाली, उसको ही शेरशाह सूरी ने आगे चलने दिया। पट्टा कबूलियत पहली बार इसके काल में शुरू हुई, ये भी एकदम सही बात है, और इसी को सही से लागू किया है आगे चल के अकबर ने। तीसरा है, भूमि सर्वेक्षण के लिए 2.5% जरीमाना नाम से उपकर लिया जाता था। एकदम सही बात है, 2.5% एक उपकर था भूमि सर्वेक्षण, यानी कि जो लैंड सर्वे है उसके लिए लिया जाता था। जो सरकारी अधिकारी लैंड सर्वे कर रहे हैं उसके लिए ये एक तरह से सेस था, टैक्स के ऊपर एक सेस जो हम देते हैं, जैसे एजुकेशन सेस आज के दिन देते हैं। तो 2.5% था, नाम हमें याद रखना, जरीमाना है। चौथा है, कर अधिकारियों की तनख्वाह के लिए 2.5% महसिलाना उपकर लिया जाता था। ये गलत है, गलत इसलिए है, सही है कर लिया जाता था, तनख्वाह के लिए लिया जाता था, महिसलाना नाम भी था, ये भी सही है, लेकिन वो कर 2.5% नहीं था, वो उपकर था 5%। 11वां प्रश्न, हमने अपने 5 मध्यकालीन भारत के भी प्रश्न कर लिए हैं, 5 हम आधुनिक भारत के करेंगे। पहला प्रश्न है, 19वीं सदी के कृषक आंदोलनों को कालक्रम में लगाएं। मैंने आपको रिवोल्ट्स पढ़ाए थे, 19th सेंचुरी के रिवोल्ट्स, मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर लिया हुआ है इसके ऊपर जिसमें मैंने डिस्कस किए थे।
पाबना का विद्रोह हमने उसमें पढ़ा था, नील विद्रोह पढ़ा था, दक्कन के कृषक का विद्रोह भी पढ़ा था। हालांकि हमने उसमें पंजाब का कूका विद्रोह बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था, केवल मैंने उसमें नाम डाले थे कि कौन उसके नेता थे। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आता है बंगाल का नील विद्रोह 1859 में। ये क्यों हुआ था ये मैंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लूंगा इसीलिए। इसके बाद आता है पाबना का विद्रोह। पाबना जिले में कृषक जो है वो विद्रोह कर देते हैं 1873 में। और पबना जिले में जो विद्रोह करते हैं वहां पे एक बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है, एक वाक्य है, एक कथन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसानों ने एक नारा दिया। नारा ये दिया कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। महारानी से तात्पर्य है क्वीन से, जो ब्रिटिश क्वीन है उनसे तात्पर्य है। बोला कि हम कंपनी के रैयत नहीं होना चाहते, हम अंग्रेजी हुकूमत के जो हमारे भारत के ऊपर जो शासन कर रही है उसके रैयत नहीं होना चाहते, हम जमींदारों के रैयत नहीं होना चाहते, हम केवल और केवल महारानी के रैयत होना चाहते हैं। तो ये जो वाक्य है किससे जुड़ा है, कई बार पूछा जा सकता है। पबना जिले का विद्रोह है वहां से जुड़ा है। इसके बाद आता है दक्कन के कृषक विद्रोह, और इन सबके बीच में आता है पंजाब का कूका विद्रोह 1872 में। तो 1872 में जो विद्रोह हुआ है पंजाब का कूका विद्रोह, इसके नेता कौन थे ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नेता पूछे जाते हैं। जैसे आपका जो नील विद्रोह है उसके कौन नेता थे, आपके जो पबना जिले का विद्रोह है उसके कौन नेता थे, पंजाब में कूका विद्रोह हुआ उसके कौन नेता थे। तो ये प्रश्न यहां से बन जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नहीं था? सरोजनी नायडू, राजगोपालचारी, लाला हरदयाल और अब्बास तैयब जी। तो यदि आपने लाला हरदयाल के बारे में पढ़ा होगा, लाला हरदयाल सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं कर सकते, क्योंकि वो किस आंदोलन से जुड़े हैं ये मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और इंडिया में नहीं हुआ है वो आंदोलन, वो कहीं और का आंदोलन है। तो इसलिए लाला हरदयाल इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, इंडियन नेशनल कांग्रेस वास्तविक जन आधार वाली राजनीतिक पार्टी किस वार्षिक अधिवेशन के पश्चात बनी? मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो कांग्रेस के जो अधिवेशन है बहुत महत्वपूर्ण है। सारे तो हमको नहीं पढ़ने हैं, बहुत सारे हुए हैं, लेकिन हमको वो जरूर पढ़ने हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है। जैसे नागपुर का अधिवेशन है, फैजपुर का अधिवेशन 1936 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कानपुर का अधिवेशन 1928 महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920। क्यों? क्योंकि यहीं पे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। माफ कीजिएगा, सविनय अवज्ञा नहीं, असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है 1920 में, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नागपुर का अधिवेशन। और यहीं से जो कांग्रेस पार्टी है उसको एक जन आधार वाली पार्टी के रूप में वो उभरती है, और बहुत सारा उसको सहयोग क्योंकि मिलता है बाहर से, जो आम पब्लिक है उससे। अभी तक क्योंकि वो इलाइट की पार्टी थी, जो ऊंचे वर्ग के लोग थे वही जुड़े हुए थे, और यहाँ से उसका बेस जो है वो बड़ा होने लगता है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम में लगाएं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय कर्नाटिक युद्ध और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इसमें सबसे पहले आ जाएगा द्वितीय कर्नाटिक युद्ध। कर्नाटिक युद्ध क्या है? 1749 से 54 तक चला है, और ये अंग्रेजी सरकार और फ्रांस की जो कंपनी थी, मतलब जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो फ्रांस की कंपनी थी, एक्चुअली डायरेक्टली उसी के बीच युद्ध हुआ है, लेकिन इन्होंने बैटल ग्राउंड बना दिया है कर्नाटक को। कर्नाटक में जो निजाम जो थे उसको बैटल ग्राउंड एक तरह से बनाया है, और यहाँ पे अंग्रेज जो है उत्तराधिकार के युद्ध में कूद पड़ते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको बैक करते हैं। जैसे जो अंग्रेज हैं मोहम्मद अली को बैक करते हैं, और इस तरह से ये एक युद्ध होता है। और इसकी जो युद्ध है वो प्रेरित होता है यूरोप में युद्ध से। यूरोप में क्योंकि अंग्रेज और फ्रांस इन दोनों के बीच युद्ध हो रहा होता है, जाहिर सी बात है भारत में भी हो जाता है, और इसकी समाप्ति होती है पौंडीचेरी की संधि से। इसलिए हमें याद रखना है, ये संधियां भी कई बार पूछी जाती हैं कालक्रम में लगाने के लिए। तो कौन सा युद्ध हुआ, किसकी संधि से समाप्त हुआ, किस संधि से शुरू हुआ, वो सब बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1792 में टीपू सुल्तान के अगेंस्ट अंग्रेजी हुकूमत करती है, और यहाँ पे ट्रिपल अलायंस बना लेते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, निजाम और मराठों के साथ मिलकर। तो यहाँ पे सेरिंगपट्टनम की संधि साइन करता है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ, जिसमें अपना आधा राज्य टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को देना होता है। और क्योंकि उन्होंने ट्रिपल अलायंस बनाई थी, तो कॉर्नवालिस यहाँ पे जो सिग्नेटरी अथॉरिटी है, जो साइन कर रहा है, वो है कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और उसने यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी जारी किया था कि हमने अपने दुश्मनों को, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी इसके ऊपर चर्चा की थी, कि हमने अपने दुश्मनों को पूरी तरह से अपंगु बना दिया और अपने मित्रों को भी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं जाने दिया। यानी कि जो आधा राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है इस संधि के तहत,
उसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा निजाम और हैदराबाद के निजाम और मराठों को देते हैं, और बड़ा सा हिस्सा जो है वो अंग्रेजी हुकूमत अपने पास रख लेती है। इसके बाद आता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि वसई की संधि जिसमें होती है, जहां से शुरू होता है 1802 में। जो पेशवा है बाजीराव द्वितीय, ये अंग्रेजों का संरक्षण में चला जाता है, और यहाँ से वसई की संधि होती है 1802-3 में। वहां से युद्ध शुरू होता है। इसके बाद बहुत सारी संधियां होती हैं अलग अलग। मराठे जो सरदार हैं उनके साथ अंग्रेजी हुकूमत यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो साइन करती है। जैसे देवगांव की संधि है, सुरजी अंजनगढ़ है, राजघाट की संधि से ये समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है आखिरी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, लाहौर की संधि से समाप्त होता है। दिलीप सिंह, महाराजा दिलीप सिंह के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो युद्ध है ये हमें याद रखना है। इसमें महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद ये युद्ध होता है, और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3-2-1-4। 15वां प्रश्न है, सिंपल सा है, लास्ट प्रश्न है। ब्रह्म समाज ने सामाजिक सुधार कार्यक्रम के रूप में निम्नलिखित में से किसको नहीं अपनाया? आधुनिक शिक्षा का प्रचार यानी कि मॉडर्न एजुकेशन का जो स्प्रेड है उसको, वेदों के निभ्रांति का विचार, मूर्ति पूजा का विरोध यानी कि आइडोलेट्री वर्शिप, युक्ति युक्त नैतिकता, कुछ एथिक्स, किसमें से इसमें से किसको नहीं अपनाया? तो इसमें से उन्होंने वेदों की निभ्रांति का विचार को नहीं अपनाया, वेदों की सार्थकता को नहीं माना है। बाकी उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है और नैतिकता को भी अपनाया है, आधुनिक शिक्षा के प्रचार को भी अपनाया है। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आपको ये मेरा वीडियो आज का पसंद आया हो, और जुड़े रहे मेरे चैनल पे। मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।